से काफ़ी विरोध भी होते हैं। लेकिन जो जिला परिषद की ओर से अटल महोत्सव का प्रोग्राम लिया गया, वो जिला परिषद के अंतर्गत जिला परिषद के अध्यक्ष के नेतृत्व में वह प्रोग्राम था। लोगों में ऐसी चर्चाएं चलती रहती है कि हमेशा जो है गुड्डू बोप्ती जी जो है विरोध करते रहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी का विरोध नहीं करता, क्योंकि कैसा है ना, विरोध करने लगी बात ही ना, मैं वो प्रोग्राम का विरोध नहीं करता। मेरे उस प्रोग्राम के विरोध उसके पार्श्वभूमि को है, उस पीछे की उसकी सोच को है। आपको करना है महोत्सव, आप करिए ना, तो आपके पार्टी के बैनर पे करिए ना आप। नहीं सर, आपका कहना ऐसा आ रहा है कि जो है शासकीय प्रोग्राम रहता है, लेकिन यह अपनी पक्ष के नाम से करते हैं। बिल्कुल मेरा ये आरोप है। ये सब सारे प्रोग्राम शासकीय प्रोग्राम है, और शासकीय प्रोग्राम को ये पार्टी का लेबल लगा के प्रोजेक्टर में पार्टी दिखाते हैं और यंत्रणा पूरी शासन की इस्तेमाल करते हैं। दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। अभी मैं गोरेगांव तहसील के अंतर्गत हिरडामाली ग्राम में मौजूद हूं, और हमारे साथ जो शख्स मौजूद है एनसीपी के युवा नेता रविकांत गुड्डू बोप्ती, जो मशहूर है और आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। तो दर्शकों, आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, सबसे पहले इनका हम चैनल में स्वागत करना चाहेंगे। धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बताना चाहोगे सर, जैसे कि अभी कुछ महीने पहले विगत अटल महोत्सव का एक प्रोग्राम किया गया शहीद जामिया तिमिया हाई स्कूल गोरेगांव में, और उस संदर्भ में आपकी क्या राय है? सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, मैंने भी सुना गोरेगांव में काफ़ी बड़ा एक शहीद जामिया तिमिया ग्राउंड पर एक अटल महोत्सव का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है। उसमें काफ़ी एक 8-10 हज़ार लोग भी आए थे, और मेरे ख्याल से रामायण सीरियल में जो सीता जी का इन्होंने किरदार निभाया था, सुश्री श्रीमती क्या बोलेंगे उसको, दीपिका चिपकलिया जी भी आए थे। और मैंने ये भी सुना कि वो समय से थोड़ा लेट आए थे, तो कार्यक्रम में काफ़ी धांधली हुई थी, और काफ़ी लोग चले भी गए थे उसमें से जो आए थे। पर लोग जो आए थे वो काफ़ी लोग आए थे उसमें, क्योंकि हमारे यहाँ का एक जो ये है आम आदमी है, ये काफ़ी धार्मिक वृत्ति का आदमी है, और रामायण सीरियल बहुत फेमस सीरियल था। उसके वजह से इनके महोत्सव में कितना लोगों को आने में इंटरेस्ट था वो मुझे नहीं पता, पर चूंकि सीता माता का जिन्होंने रोल किया था वो दीपिका चिकलिया जी को देखने का एक क्रेज था लोगों में, उसके लिए काफ़ी लोग आए थे। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अटल महोत्सव का प्रोग्राम लिया गया और तकरीबन जानकारी के हिसाब से 90,000 छात्राओं ने जो है सहभाग लिया था, ऐसी जानकारी है, और दूसरी ओर देखा जाए तो यह जो है जिले में अनेक तहसील में प्रोग्राम किया गया था? पहली बात मैं आपको बता दूं कि 90,000 का ऐसा कोई आंकड़ा कोई कुछ भी दे। टेक्निकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मुझे किसी भी ग्राउंड की कैपेसिटी कितनी है ये मुझे पता होता है, और किसी सभा में भीड़ में लोग होना और चेयर पर लोग बैठना, वो भी हाफ ग्राउंड कवर अगर होता है तो उसका कैपेसिटी एक 8-10 हज़ार के बीच का पूरा ग्राउंड का कैपेसिटी है। तो वहाँ तो हाफ ही ग्राउंड कवर था, तो पता नहीं कितने लोग थे। आते जाते जो लोग रहे होंगे 8-10 हज़ार लोगों ने वहाँ पे हाजिरी लगाया होगा, ऐसा मेरा अंदाज है। पर मेरा ये मानना है कि हम को लोगों ने, जनता ने किस बात के लिए चुना है। हमको जनता का काम, अभी जनता की प्रायोरिटीज़ क्या है। अभी देखो जस्ट कटाई हुई है, कटाई होने के बाद में किसान, एक बारिश आई, उससे किसानों का वैसे ही काफ़ी नुकसान हुआ था। तो किसानों का पंचनामा हुआ नहीं हुआ, उनको मुआवजा मिला नहीं मिला, उनको बोनस कब तक आएगा, रेगुलर कर्जा भरने वालों को उनका जो प्रोत्साहन मनी थी वो पेंडिंग पड़ी है। घरकुल का 2022 में घरकुल पूरे महादेश को देने वाले थे, वो विषय पेंडिंग पड़ा हुआ है। अनेक ऐसे विषय हैं जो प्रमुखता से सांसद ने, विधायक ने अपने अपने जिस हाउस में वो जाते हैं, दोनों हाउस में रखने की गरज है, और देश ने फिलहाल इन चीज़ों पे काम करने की गरज है। महंगाई चरण पे है, बेरोजगारी का प्रॉब्लम है। जिन वादों को, कमिटमेंट को लेकर के सरकार में आए थे, वो कमिटमेंट्स पूरे करना छोड़ के एक धार्मिक विषयों पर लोगों का ध्यान केंद्रित किया जा रहा है पिछले कुछ दिनों में, ये आप देख रहे होंगे। क्योंकि उनको पता है कि हमारे जो सांसद है, विधायक है, ये जनता के बीच में गए नहीं, इसलिए एक निगेटिव एटमॉस्फेयर पूरे महाराष्ट्र में है, पूरे देश में। खैर देश की तो बात मैं इसलिए नहीं करना चाहूँगा अभी, क्योंकि बहुत छोटा कद है, पर महाराष्ट्र में इसलिए करना चाहूँगा
कि महाराष्ट्र में 2 प्रैक्टिकल हो गए। सबसे पहले तो जो महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ था उसमें आदरणीय पवार साहब ने एक नया प्रैक्टिकल किया और कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस साथ में शिवसेना को साथ में लेकर के एक नया समीकरण बनाने का प्रयास किया और महाविकास आघाड़ी में अच्छा काम चल रहा था। जबकि वो एक स्ट्रगलिंग पीरियड था उनके लिए, क्योंकि उस टाइम पे कोविड जैसी बीमारी आई थी, काम करने का समय नहीं मिल पा रहा था। तब भी जो एक अच्छा कर सकते वैसा करने का उन्होंने प्रयास किया था। जैसे कोविड हटा, ये एक बात समझ गया केंद्र सरकार को कि देश के अंदर में उत्तर प्रदेश के बाद कोई बड़ा राज्य है तो महाराष्ट्र है, और अपने अगर फेवर में अगर महाराष्ट्र एरिया तो कल तकलीफ होगी अपने को। इसलिए अगर महाराष्ट्र को 48 सीट अगर अपने को कवर करनी है तो महाराष्ट्र में कुछ भी करके अपने को ये महाविकास आघाड़ी को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि महाविकास आघाड़ी अगर नहीं टूटी तो आने वाले टाइम पे महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को 8 से 10 सीटें भी मुश्किल से मिलेंगी, ऐसा उनका अंदाज था। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पहले इन्होंने महाविकास आघाड़ी के घटक पक्ष शिवसेना को तोड़ा, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। देखा गया कि सिंपत्ति पूरी वापस उद्धव जी के साथ में गई। फिर इन्होंने महाराष्ट्र के दूसरे घटक दल एनसीपी को तोड़ा। उसके बावजूद इनको ये समझ में आया है कि ये सब करने के बावजूद भी जो सिंपत्ति आदरणीय पवार साहब के साथ में, तो जो परसेंटेज में इन लोगों को मतदान बढ़ाना था, 10% 15% का मतदान बढ़ाना था, वो बढ़ोतरी नहीं हो पाई। भाजपा को ये लग रहा था कि हम लोग 30-32% में जो है इसको हम दोनों पक्षों को तोड़ के 15-15, 20-10% भी वोट शेयर अपने तरफ कर पाए तो ये 20-25% आए तो हम लोग 50-55% के ऊपर चले जाएंगे। ये एक भ्रामक सोच भाजपा की थी, पर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि इन्होंने 2 चुनाव हुए बीच में, उसके बाद चुनाव लेना ही बंद कर दिया इन्होंने महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में। एक तुम्हारा वो क्या थे, पुणे के पास हुआ था एक चुनाव जिसमें विधायक चुन के आए थे, हुई धनंजयकर, जो एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, बेटा धनंजयकर चुन के आए थे वो एक। और दूसरे उसके बाद उन्होंने चुनाव ही नहीं कराया। एक तुम्हारे चंद्रपुर धानोरकर जी की सीट खाली है विधायक सांसद महोदय की, एक तुम्हारे पुणे की बापट जी की सीट खाली है। अगर इतना ही इनको कॉन्फिडेंस था तो इन्होंने चुनाव कराना चाहिए ना, ये चुनाव नहीं करा रहे। ना महानगर पालिका चुनाव हो रहे देश में, नगर पालिका के चुनाव हो रहे देश में, उपचुनाव हो रहे। इनको ये पता था कि महाविकास आघाड़ी अगर साथ में लड़ती है तो इनका जीतना तय है, इसलिए इन्होंने चुनाव लेना ही बंद कर दिया। इन्होंने सीधा पार्टी को फोड़ना चालू किया है। पर आज की भी स्थिति में उनको नुकसान दिख रहा था, तो अब लोगों को घेरा कैसे जाए, तो देश में एक धार्मिक वातावरण तैयार किया जाए। इसलिए महोत्सव, ये महोत्सव, सांसद महोत्सव, विधायक महोत्सव, तुम्हारे अटल महोत्सव, कलश यात्रा, इन सब माध्यम से लोगों में धार्मिक विषयों पर जाके, मतलब आपका जो प्रोग्राम हो रहे अटल महोत्सव हो या आमदार महोत्सव या खासदार, इन सब का आपका विरोध है क्या? मुझे विरोध नहीं है। देखिए कैसा मेरा विरोध होना ही नहीं ना, क्योंकि मैं भी उस संस्कृति में आता हूँ। सांस्कृतिक कार्यक्रम कोई भी चीज का होता है, हमने इसका विरोध नहीं करना चाहिए, बशर्ते मेरा ये कहना है कि उसकी सोच सही होनी चाहिए, उसके पीछे की, इनकी सोच उसके पीछे की सही नहीं है। देखिए अभी देश में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर बनना, ये सारे भारतीय के लिए, मैं सिर्फ भारतीय बोल रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम ऐसे जाति धर्म का नहीं बोल रहा हूँ, सारे भारतीय के लिए खुशी की बात है, क्योंकि वो आस्था का स्थान है हमारा सबका। पर हम उस आस्था के स्थल का अगर उपयोग अपने राजनीति के लिए कर रहे हैं तो ये गलत है ना। अभी किस बात की खाई है हमको मंदिर बनाने की? अभी मंदिर का काम अपूर्ण है। इस देश के सारे साधु संत, परम पूजनीय शंकराचार्य जी का, चारों शंकराचार्य जी का विरोध है कि मंदिर का निर्माण इतने खाई से नहीं होना चाहिए था। बहुत बढ़िया कार्यक्रम होना चाहिए था, भव्य दिव्य होना चाहिए था। अभी भव्य दिव्य ही होगा पर अधूरे मंदिर में होगा, अभी मंदिर का काम पूरा नहीं है। क्या हम ये कार्यक्रम रामनवमी के दिन नहीं कर सकते थे क्या? हमको पर्याप्त समय मिल जाता और मंदिर का निर्माण भी पूरा होता, पर नहीं, हमको लोकसभा के पहले करना है। तो मंदिर का निर्माण हो या मत हो, हमको आजिज करना है, अभिज करना है। ये दर्शा रहा है कि इसके पीछे की मंशा, धार्मिकता का फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में लिया जाए, ये उनका मकसद है। इसलिए हमको ये सब चीज़ें के बारे में बोलना पड़ रहा है कि हमारा विरोध नहीं है। आप जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आपको इन्विटेशन आया क्या, अक्षत मिला क्या, कई बड़े नेताओं को पूछते हैं। हमारा कहना है कि प्रभु श्री राम जी के मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का इन्विटेशन इस देश से किसी भी आदमी को उसकी गरज नहीं है। ये तो हमारा परम कर्तव्य है, हमारा वो आस्था का विषय है। हमको तो वहाँ खुद ही जाना चाहिए हमने। और अगर पूरा देश वहाँ जाए तो कोई अयोध्या में समझ सकता है कि ये भी तो वास्तविकता है। तो हम जहाँ जहाँ भी वहाँ पे हमारे जो आस्था के स्थल है, किसी गाँव में बजरंगबली का मंदिर है, श्री राम जी का मंदिर है, हमारे घर में मंदिर है, गाँव में, जैसा कि अभी कहा जा रहा है, चलो अब
उनके पीछे की भावना कोई भी हो, पर प्राण प्रतिष्ठा अगर उस दिन हो रही है तो उसको एक्सेप्ट करते हुए हमने अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ले में प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम में अपने अपने लेवल पे सहभाग लेना चाहिए। कहीं हनुमान चालीसा का पाठ रखना चाहिए और सबने अपना अपना योगदान देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जिस तरीके से गोरेगांव में अटल महोत्सव का प्रोग्राम लिया गया, उसी तरीके से आमदार खासदार महोत्सव का भी प्रोग्राम लिया गया, तो आने वाले चुनाव के समय के पहले की ललकार? नहीं, ये ललकार नहीं है, ये वो प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं जनता को कि देखो बाबा, अब हमसे गलती हो गई पर हमको माफ़ करो। अभी हम कैसा है, माफ़ करो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लोग 4 साल तक लोगों के बीच में गए नहीं ना, विषय को कोई भी उनके स्थानिक विषय को लेके ये गायब थे। अब इनको लगा कि अब हम गांव में जाओ तो कार्यकर्ता नाराज बैठे हैं, तो कार्यकर्ताओं के ऊपर एक भावनिक प्रेशर डाला जाए कि हम आए हैं तो अभी तुम ना काम धाम की बातें बाद में रखो, देखो बोला प्रभु राम जी का विषय, ये देखो ये सैनिकों का विषय, ये उसका विषय। हम जब भावनिक विषय को लेके जाते तो कार्यकर्ता बोलता है ये अपने खुद का विषय लेके आया है, तो अभी इसको हम अपना विषय क्या बताएं। तो वो जो नाराजगी है ना वो साइड में रखते हुए, ठीक है आपने कलश यात्रा का विषय लाए, लोगों ने सहयोग दिए और अपने वो यात्रा में चले गए। अभी अक्षत का विषय आ रहा है इन्विटेशन का, तो उसको लेके दंडी यात्रा गाँव में निकल रही है। तो अपने को लगता है कि यार एक भावना का विषय, आस्था का विषय लेके अभी क्या बोलना, तो ये धीरे धीरे लोगों के बीच में प्रवेश करना, तो वो उसके लिए वो चैलेंजिंग नहीं होता है। मैं तो 4.5 साल के लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, तो लोगों ने मेरा सर्टिफिकेट मुझे दे दिया है। देखो इनसे ज़्यादा गांव में हर प्रोग्राम में मुझे बुलाते हैं, इसका मतलब लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया है, क्योंकि मैं तो कोई पद पे नहीं हूँ। बराबर है कि ना तो मैं आमदार हूँ, ना खासदार हूँ, ना जेपी मेंबर, ना पंचायत समिति मेंबर, सभापति, ना नगर सेवक, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का पदाधिकारी हूँ जी। मैं तो सादा कार्यकर्ता हूँ ये पार्टी का। उसके बावजूद अगर इनके इक्विवेलेंट लोग मुझे बुलाते होंगे, इसका मतलब लोगों ने मेरी लीडरशिप को एक्सेप्ट किया है और लोगों ने तय किया अगले टाइम पे चुनाव कोई भी लड़े, कोई पार्टी का लड़े, तिरुला में कोई भी विषय, धार्मिक विषय लेके जाए या इमोशनल विषय लेके जाए, लोगों ने तय किया है अगले चुनाव में किसको मतदान देना है और लोग अपने अपने तैयारी में लग गए। जिस तरीके से अटल महोत्सव का प्रोग्राम लिया गया, यह एक शासकीय प्रोग्राम था, ना कि किसी पक्ष का। जी, ये प्रोग्राम का भी मैंने आपको बताया और इसके पहले मैंने आपको कलश यात्रा के बारे में बताया था। वो भी प्रोग्राम के बारे में अभी भी कंफ्यूजन है। अगर वो प्रोग्राम शासकीय था तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं क्यों रह रहे थे, और अगर वो बीजेपी का प्रोग्राम था तो शासकीय कर्मचारी, शासकीय स्कूल के छोटे छोटे बच्चे इनकी रैली में क्या कर रहे थे। मैंने पहली बार बोला ना आपको कि इन सारे प्रोग्रामों को, ये प्रोग्राम बीजेपी के हैं पर सरकार के कर्मचारियों को, सरकारी यंत्रणा को हाथ में लेके इन कार्यक्रमों का ये आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि इनके कार्यक्रम में कार्यकर्ता इंटरेस्ट ले नहीं रहे गांव के। तो भी स्कूल के टीचर होंगे, उनको ग्राम पंचायत कर्मचारी, उनको गांव के सरपंच, उनको बाकायदा सरकारी अधिकारियों से पत्र आते हैं कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम है। मतलब आपका ऐसा कहना है कि अभी जो सत्ता में सरकार है, जो सत्ता में लोग हैं, वह जो है अपनी छवि बनाने के लिए समाज के अंदर ऐसा कार्यक्रम ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने छवि को रिपेयर करने के लिए, जनता के बीच में जाने के लिए इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। बाकी इसके पीछे की कोई इनकी भावना नहीं, क्योंकि हम जब लोकशाही में काम करते हैं ना, सामान्य आदमी का दर्द पहले समझो, उनकी तकलीफ को समझो। अभी लोगों में गलतफहमी ऐसी है कि रोड, रास्ते, नाली, बस पुलिये हमने ये बना लिए, मतलब हमने हमारी आमदार की, खासदार की, या हमारी लीडरशिप पूरी हो गई, ऐसा जो समझ है ना, ये गलत समझ है। युवाओं की बहुत प्रॉब्लम है। अभी गांव में रोजगार नहीं है, रोजगार गायब हो रहे हैं, एक आदमी सवाल पूछने तैयार नहीं है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, दूसरी तरफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट 20 से कम पर संख्या वाली स्कूलों को बंद करने के आदेश है। अगर आज ये 50-60 स्कूलें महाराष्ट्र की बंद हो गई तो 2.5 लाख एम्प्लॉय तो आज बेरोजगार होने वाले हैं। कल ये मान के चलिए शिंदे जी ने ये कहा था कि हम जनता के कामों के लिए, हमारे काम आते थे इसलिए हम सरकार में शामिल हुए। तो महाराष्ट्र के युवाओं के पेट पे लात गिरी जब 2 बड़ी बड़ी कंपनियां महाराष्ट्र से गुजरात भागी, पर एक भी इनकी सरकार का, शिंदे सरकार का आदमी उसमें बोलने तैयार नहीं हुआ। तो आज 2.5 लाख युवाओं को रोजगार मिलने वाली कंपनियां गुजरात चली गई है। तो आज जो यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर जो भी मंत्रीगण महाराष्ट्र के जो काम कर रहे हैं, जो विधायक यहाँ पे चुन के गए, ये सब मुंह में दही जमा के बैठे हैं। कोई भी इन विषयों को बोल नहीं रहा है, क्योंकि अभी हिटलर जैसे चालू है। कोई भी इनमें से विरोध करेगा तो कल उसका टिकट कट जाएगा। इस तरह का
डर कम नेताओं में बैठ गया है। लेकिन मुझे कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि तुम पहले तो उनके साथ में थे, तब ऐसी बात नहीं करते थे, अभी तुम विरोध में हो तो ऐसी बात करते हो। गुड्डू बोपचे के पास कौन सा फंड है जो लोग काम दे देंगे, उसका तो काम विरोध करना है। मैं तो एक बात कहता हूँ भाई तुमको, मैं आज देश में जो भी हो रहा है ना, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको सब जनता को पता चल रहा है। मीडिया तो अब देश में ज़्यादा भरोसे लायक बची नहीं है, बट सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी बात जनता तक पहुंच जाती है। आप जैसे आते हैं पत्रकार, तो मैं आज दावे से कहता हूं कि मेरे आने वाले 30 साल के बाद मेरे जो वंशज रहेंगे, मेरे घर में जब मेरी फोटो रहेगी ना, उसको हार भी लगाएंगे और बोलेंगे कि ये मेरा बाप था या ये मेरा ताऊ था, जिसने जब मेरा देश बिक रहा था तब बिकरेवाल के साथ में खड़ा नहीं था, ये देश बचाने वालों के साथ में खड़ा था। पर आज जितने लोग सत्ता के लालच में इस देश बेचने वालों के साथ में खड़े हैं ना, कल इनके वंशज फोटो को हार भी लगाएंगे नहीं और रख फोटो बोलेंगे उसका अलमारी है। जब देश बिक रहा था तब मेरा याऊ जी, ताऊ जी या मेरा भांजा भतीजा जो भी था, ये देश बिकने वालों के लोगों के लाइन में खड़ा था, उनका कार्यकर्ता बन के काम कर रहा था। तब इनको समझ में आएगा कि क्या देश का हाल होने वाला है। अभी देश को पूरी तरह बर्बाद कर रहे। ये सवाल पूछे कांग्रेस ने क्या किया, क्या था इस देश में? वो सारे संस्थान ये लोग बेच रहे जो कांग्रेस ने 60 साल में खड़े किए थे। इस देश में रेल कांग्रेस ने लाई, तेल कांग्रेस ने लाई, भेल कांग्रेस ने लाई, एयरप्लेन कांग्रेस ने खड़े किए थे। तुम्हारे देश में सारा चीज कांग्रेस ने खड़ी की थी। IIT, IIM, इसरो, अगर इसरो को उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़ा नहीं करते तो ये जिस चंद्रयान की बात करते हैं कि हमें चंद्रयान भेजा है वहाँ पे चंद्र में, वो चंद्रयान के इनके वो मंदिर से गया था क्या, किसी मस्जिद से गया था कि दरगाह से गया था, कहाँ से गया था? वो चंद्रयान इसरो से गया था। मतलब मंदिर मस्जिद ये हमारे आस्था के विषय है, इनको इन धार्मिक विषयों को राजनीति का उपयोग करना ही गलत है। पर कांग्रेस ने कुछ भी किया नहीं, ये गलत इनका कहना है। मेरा कहना है कि कांग्रेस ने देश को खड़ा किया था। आपको याद होगा एक बार अटल जी ने भी कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि मैं जो बात बोल रहा हूं अभी कि कांग्रेस ने 60 साल में कुछ भी नहीं किया, ऐसा हम बोलेंगे तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये गलत साबित होगी बात। हर प्रधानमंत्री ने अपने अपने स्तर पे जब भी वो सत्ता में रहे हैं, सबने अपने अपने स्तर पे करने का प्रयास किया है। और अटल जी ने भी इतनी अच्छी सरकार चलाई, पर कांग्रेस के 50-60 साल इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जब भी इन देश में इतनी सरकारें 14 जो भी सरकारें आई होगी, सारे सरकार मिला के इस देश के ऊपर मात्र 55 लाख करोड़ का कर्ज था। अभी 9 साल में ऐसा क्या तुमने देश में तीर मार ली कि डायरेक्ट 145 लाख करोड़ का कर्जा देश पे हो गया। मतलब आज कुल मिला के देश के ऊपर कर्जा हो गया है ये 2 लाख करोड़ के ऊपर का कर्जा इस देश में। मतलब तुमने 3 गुना कर्जा इस देश के ऊपर कर दिया है और डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। जहां के वहां बेरोजगारी वही पड़ी है, महंगाई वही पड़ी है। काहे झूठ बोला तुमने कि हम 40 रुपए में और 30 रुपए पेट्रोल और डीजल देंगे, जब नहीं दे सकते थे तुम तो। आज तुमने वो 70 रुपए का बोले हम 40 में देंगे, वो 100 के पार हो गया, डीजल 100 के पार हो गया, गैस 1000 के ऊपर हो गई, दाल तुम 200 रुपए की खरीद नहीं पा रहे, ये अवस्था है देश में। तो हम सारे के सारे प्लेटफॉर्म पे हम लोग फेल हो चुके हैं, तो जनता के बीच जाए कैसे? इसलिए धार्मिक विषय को लेकर जनता के बीच में जाने का प्रयास चल रहा है। बस यही मेरा कहना है। एक लास्ट सवाल है मेरा। हालांकि आए दिन खबरें जो चलते रहती है सुर्खियों में आप बने हो, उस तरीके से काफ़ी विरोध भी होते हैं, लेकिन जो जिला परिषद के ओर से अटल महोत्सव का प्रोग्राम लिया गया, वो जिला परिषद के अंतर्गत जिला परिषद के अध्यक्ष के नेतृत्व में वह प्रोग्राम था। लोगों में ऐसी चर्चाएं चलती रहती है कि हमेशा जो है गुड्डू बोपचे जी जो है विरोध करते रहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी का विरोध नहीं करता, क्योंकि कैसा है ना, विरोध करने लगी बात ही ना, मैं वो प्रोग्राम का विरोध नहीं करता। मेरे उस प्रोग्राम के विरोध उसके पार्श्वभूमि को है, उस पीछे की उसकी सोच को है। आपको करना है महोत्सव, आप करिए ना, तो आपके पार्टी के बैनर पे करिए ना। आप नहीं समझ गया बात को? आप ये महोत्सव सरकारी यंत्रणा को काम पे लगा के क्यों करते हो? तुम सरकारी कर्मचारी आएंगे, सरकारी यंत्रणा आएंगे, स्कूल के बच्चे आएंगे, मतलब आपको ये भीड़ दिखानी है तो सरकारी यंत्रणा का उपयोग कर रहे हो। आप अपने दम पे महोत्सव लो, आपने जो रुपया कमाया है ना वो खर्चा करो, ये लाखों रुपए खर्चा करके दिखाओ और फिर महोत्सव करके दिखाओ। तुम्हारे फिर प्रोग्राम में कितने लोग आते हैं हम बताते हैं। जनरल लोगों को अपील करो, कोई नहीं आते, फालतू बातें। ये सब सरकारी यंत्रणा का काम है। इसलिए सरकारी यंत्रणा, सरकारी बच्चे, उनके टीचर या कर्मचारी जो भी रहते हैं, उनके फैमिली, उनके लोग, अब अपने अपने घर के आदमी को अवार्ड मिल रहा है बोल के हर फैमिली के लोग आते हैं ना, उनको पासेज दी जाती है उसकी। तो बस उतना ही है। बाकी इन महोत्सव से आने वाला टाइम पर नहीं होने वाला है चुनाव का, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे तो यहाँ मेरे नज़र में कोई कॉम्पिटिटर दिखता ही नहीं, क्योंकि मैं किसी को कॉम्पिटिटर मानता भी नहीं। मेरे लिए तो कैसा है, यहाँ पे भाजपा का उम्मीदवार सिटिंग आमदार होता है या कोई माजी आमदार होता है या जिला परिषद के अध्यक्ष है आदरणीय पंकज भाई, हमारे छोटे भाई, वो होते हैं, या अन्य कोई बाहर से पार्सल आता है,
मुझे इससे आई डोंट केयर। मैंने 4.5 साल तक अभी तक के जनता के बीच में रह के मैंने काम किया है। इनको तो इनका विधानसभा क्षेत्र भी मालूम नहीं होगा कहां से कहां तक है। इनको सवाल पूछना कि सोनोली बिरोली कहां पे, तो पता नहीं होगा इनको। इनको सालेबर्डी कहाँ है पता नहीं होगा इनको। तो इनको खातिया पीपलटोला कहाँ है पता नहीं होगा इनको। तो इनको सावरा पिपरिया पता नहीं होगा कहाँ होगा, करटी इंदौरा पता नहीं होगा इन लोगों को। गांव में बैठ के पार्टी के नाम पे हिंगे डिंगे हाँकना बहुत छुपा है, पर विधानसभा का एक एक गांव मालूम रहना ये बड़ी विषय है। और हर गांव में किस गांव की कौन सी अड़चन है ये मालूम रहना चाहिए। किस गांव में पानी की प्रॉब्लम है, किस गांव में बाढ़ की प्रॉब्लम है, किस गांव में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, किस गांव में मतलब लाभार्थी कौन से समाज के लोग प्रॉब्लम में है, ये सब जानकारी होना ये राजनीति में तुमको मालूम होना चाहिए। आप लीडरशिप करते हो तो पार्टी के नाम पे, पार्टी के सिंगल पे हमको तो आपका कहना ऐसा आ रहा है कि जो है शासकीय प्रोग्राम रहता है लेकिन यह अपनी पक्ष के नाम से करते हैं। बिल्कुल मेरा ये आरोप है। ये सब सारे प्रोग्राम शासकीय प्रोग्राम है और शासकीय प्रोग्राम को ये पार्टी का लेबल लगा के प्रोजेक्टर में पार्टी दिखाते हैं और यंत्रणा पूरे शासन की इस्तेमाल करते हैं। दर्शकों, हमारे साथ जो शख्स मौजूद थे एनसीपी के युवा नेता रविकांत गुड्डू बुपचे, इन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई। अटल महोत्सव हो या अन्य कोई प्रोग्राम होते या आमदार खासदार जैसे मेड़ाव होते उसे लेकर। तो दर्शकों, अब अगले पार्ट में बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। तब तक के बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।